देखिए, इस वक़्त जो सूरत हाल है अच्छी ख़ासी गंभीर है ईरान के लिए। ईरान को एक स्ट्रैटेजिक जो है नुकसान नहीं हुआ जहाँ उनकी एटमी तनसीब को निशाना बनाया गया है इज़राइल की तरफ से। लेकिन उसके साथ-साथ जो उनके टॉप 2 मिलिट्री लीडर्स हैं, उनको भी जो है निशाना बनाया गया है। ईरान के पास 3 ऑप्शंस हैं। अमेरिका तो इसमें से टॉप के ऊपर आया है इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट में से। प्रेज़िडेंट ट्रंप की जो मिलिट्री एक्यूमेन है, उनको सलाम मेरे ख़्याल से बनता है। क्योंकि उन्होंने अपने जो 2 अहम मतलब 2 अहम एलाइज़ थे उनको बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। रूस और चीन को भी उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर आप अपने एलाइज़ को नहीं बचाएँगे, तो माय एलाइज़ विल टेक ओवर योर एलाइज़। ये जो 2 साइंटिस्ट मारे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ईरान की जो फ्यूचर कैपेसिटी है, उसको कम से कम 5 से 6 साल या 10 साल पीछे फेंक दिया है। प्रोग्राम में हमारे साथ दिफाई एनालिस्ट हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा टाइम देने के लिए। डॉक्टर साहिबा, जानना आपसे यही चाह रहा हूं कि अभी मुमकिना तौर पर ईरान की जानिब से आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या सरप्राइज आ सकता है, और दूसरा खित्ते के दीगर प्लेयर्स जो हैवी वेट प्लेयर्स हैं वो आपकी दानिश में कहाँ खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इस वक़्त जो सूरत हाल है अच्छी ख़ासी गंभीर है ईरान के लिए। क्योंकि सिर्फ़ ईरान को एक स्ट्रैटेजिक जो है नुकसान नहीं हुआ जहाँ उनकी एटमी तनसीब को निशाना बनाया गया है इज़राइल की तरफ से। लेकिन उसके साथ-साथ जो उनके टॉप 2 मिलिट्री लीडर्स हैं, उनको भी जो है निशाना बनाया गया है। उसके साथ-साथ जो उनके साइंसदान हैं, उनको भी। तो एक तरह से ये एक छोटा नुकसान नहीं किया गया ईरान का, बड़ा नुकसान किया गया है। अब ईरान के पास 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो ड्रोन्स को इस्तेमाल करें, जो उन्होंने किए हैं, क्योंकि वो इमीडिएट रिस्पॉन्स था, जो उनका बनता भी था और वो करेंगे भी सही। ठीक। दूसरा ये कि इससे जो है लॉन्ग अट्रिशन वॉर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि उस टाइम ले रहे हैं अपनी डिसीजन मेकिंग को और मिलिट्री लीडरशिप को कंसोलिडेट करने के लिए। राइट। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है जो नई लीडरशिप आई है, उसके पास जो मिलिट्री प्लान्स, कमांड अंडरस्टैंडिंग सारा कुछ जो है ऑल्दो वैसे ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सेटल करनी ज़रूरी है। राइट। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उनके पास एयरफोर्स नहीं है, ईरान के पास जो इतनी फ़ाल हो जैसे कि पाकिस्तान के पास थी, और ना ही लैंड फ़ोर्सेस हैं। मतलब जो इस किस्म की जंग के लिए तैयार हों या जंग कर सकें। राइट। सो उसकी जगह पे उनके पास जो है रीजनल इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है। इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है गैर रवायती तरीके इस्तेमाल करेगी, ये उनकी लैंड फ़ोर्सेस के मुतबादिल है, और ये इसके अंदर वो मुख्तलिफ बेसिस पे रवायती और गैर रवायती तरीके से हमला कर सकते हैं, चाहे वो इराक के अंदर अमेरिकन बेसेस हों, यूएई में हों, या ओमान या बहरीन में हो, या फिफ्थ फ्लीट का जो कमांड सेंटर है उसके ऊपर करें। ये तो वो हैं जो अगर वो अमेरिका पे अटैक करते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड करे, तो वो चाहेंगे कि इसराइल पे करें। तो इसराइल पे उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचती हैं। एक तो ये कि वो ड्रोन्स करें और मुसलसल ड्रोन्स अटैक्स करते रहें, ताकि उसका जो कॉस्ट है वो इज़राइल पे बढ़े, और उसके साथ-साथ मिसाइल की थ्रेट भी यूज़ करें और मिसाइल्स को भी यूज़ करें इन बिटवीन। अगर ये यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिर है इज़राइल के ऊपर एक लॉन्ग अट्रिशन वॉर का एक इम्पैक्ट आएगा। ठीक। दूसरा इश्यू ये है कि अभी तक वो ये नहीं बता सके कि जो इंटरनल इंटेलिजेंस लीक्स हो रही हैं उनकी, जिसकी वजह से उनकी मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, इसका मतलब है कि एक बहुत फ़ाल सेल जो है इरानियन मिलिट्री और इरानियन इंटेलिजेंस और इरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसके अंदर फ़ाल है। अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले जो है हमास की जो लीडरशिप थी उसको भी निशाना बनाया गया था ईरान के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इज़राइल की पेनिट्रेशन, और ये पेनिट्रेशन यकीनी तौर पे इज़राइल ने अपने जो उनके साथी हैं उनके ज़रिए की होगी। यानी कि यूके या बरतानिया, जिसकी बहुत ज़्यादा इस वक़्त असर रसूख भी है ईरान के अंदर, और चाह भी रहे हैं कि वहाँ ईरान के साथ ऑयल डील्स भी कर सकें, या फ्रांस। और दूसरी तरफ अमेरिका अपनी बावजूद अपनी मुख्तलिफ कोशिशों के नाकाम रहा था। अगर आपको याद हो कि बड़ी अरसे से वो रजीम चेंज चाह रहे हैं, लेकिन रजीम चेंज उनसे हो नहीं रही। सो अगर ईरान ठीक। रिस्पॉन्ड नहीं करता तो ये है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है कि जी नेवल ऑप्शन, कि वो जो है समुद्री राहदारी को रोक दें या अपने तेल को बंद कर दें, लेकिन वो अभी ये काम नहीं करेंगे क्योंकि उससे एकदम जो इंटरनेशनल फोकस है वो ज़्यादा आ जाएगा। तो पहले वो अटैक करेंगे, फिर वो इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे ताकि एक्सपेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के खतरे से इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकें। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि ट्रंप तो मुज़ाकरात के लिए बैठे, फिर उन्होंने पब्लिकली अनाउंसमेंट भी कर दी कि उनका कोई हासिल वसूल नहीं हो पा रहा। इस दौरान ये भी पता चला कि इसराइल से पूछे बगैर ट्रंप ने इन मुज़ाकरात में कूदे थे। अब ट्रंप, अमेरिका, ये आपको कहाँ खड़ा इन सारे हालात में नज़र आ रहे हैं? देखिए, अमेरिका तो इसमें से टॉप के ऊपर आया है इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट में से।
और खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मिलिट्री एक्यूमेन है उनको सलाम मेरे ख्याल से बनता है, क्योंकि उन्होंने अपने जो दो अहम मतलब दो अहम एलाइज थे, उनको बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। एक तो उन्होंने कहा कि जी या तो आप इलाकाई सूरत हाल तब्दील करें, जैसे कि इंडिया को कहा कि पाकिस्तान पे अटैक करें, इसी तरह इसराइल को कहा कि अगर ईरान आपके लिए मसला है तो ईरान पे अटैक करें। ठीक। अच्छा, जब अटैक कर लिया तो उसके बाद जाहिर है ईरान और पाकिस्तान में फ़र्क है। एक आप एटमी रियासत हैं, आपके पास लैंड फोर्सेस हैं, एयर फोर्स है, ठीक। आपकी मिलिट्री डिमेंशंस डिफरेंट हैं। ठीक। लेकिन ईरान के लिए जो उन्होंने सूरत हाल पैदा की है, उसमें इसराइल के लिए जो दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा जी अगर आप अटैक करते हैं तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, अगर आप डिफेंड करेंगे तो उसमें क्योंकि हमारा दफाई माहिदा है इसराइल और अमेरिका का, तो उसमें मैं आपके साथ खड़ा होगा। यानी एक तरह से उनको खुश भी करवाया। अगर इसराइल इसमें एक मतलब बालादस्ती हासिल कर लेता है, इलाकाई बालादस्ती हासिल कर लेता है, तो अमेरिका को बालादस्ती हासिल होगी। और अगर वो बालादस्ती हासिल नहीं करता और इंडिया की तरह वापस भागता है ईरान अमेरिका के पास कि जी आप मेरी अब जंग बंदी करें, तो वंस एंड फॉर ऑल, जैसे इंडिया को पास जो अब लैटिट्यूड है कि वो कहे कि जी मैं ईरान के साथ मेरी भी ताल्लुकात हैं, डिफेंस माहिदा है और इसराइल के साथ, तो वो मुमकिन नहीं होगा। दे विल हैव टू साइड 100% विद द अमेरिकन कैंप। और इसराइल के लिए भी ये मुमकिन नहीं होगा इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद कि वो अमेरिका को ये कह सके कि जी मशरिक वस्ता में मैं अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाऊंगा। अगर वो बच जाता है तब भी, अगर नहीं बचता तब भी। तो एक लिहाज से, और सबसे बड़ी बात ये कि पहली दफा अमेरिका ने ये किया है, इसके बावजूद कि उन्होंने एक अमेरिकन मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल नहीं की, एक अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट इसके अंदर एज सच अंडर मिलिट्री अमेरिकन मिलिट्री कमांड इस्तेमाल नहीं हो रहा। सो दिस इज मिलिट्री एक्विपमेंट। और उसके साथ साथ रूस और चीन को भी उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर आप अपने एलाइज को नहीं बचाएंगे तो माय एलाइज विल टेक ओवर योर एलाइज। ठीक। तो अच्छा। अभी रूस और चीन को कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि जो दुनिया भर का ख्याल है, अमेरिका पे का भी ख्याल है, वहाँ तो जो कुछ दावे ये भी आए कि इन्वेस्टमेंट वहाँ हो चुकी है, जोहरी तवानाई ये हासिल कर चुका है ईरान। आपके ख्याल में कोई ऐसा सरप्राइज़ है जो दुनिया देख पाए, या आप समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बस ड्रोन के ज़रिए वो प्रोलॉन्ग करेंगे सारी स्ट्रेटजीज़ को ईरान जो है? देखिए, इस वक्त इशू ये है कि ईरान को उन्होंने एक बहुत बड़ा नुकसान दिया है, और नुकसान छोटा नहीं है। यूरेनियम इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो है अमेरिका का एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड है। उस गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक अमेरिका ये कहता है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, मेरे से आप मटेरियल खरीदें, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल आप मेरे से खरीदें और उसको आप अपने रिएक्टर्स में इस्तेमाल करें। ठीक। यानी आपके पास ये फुल फ्यूल साइकिल की सलाहियत ही नहीं होनी चाहिए। और ये जो है नया स्टैंडर्ड है उनकी तरफ से। और जाहिर है अगर ये बनता है तो जहां जहां दुनिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनेंगे वहां वहां अमेरिकन जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको फायदा होगा। यानी कि एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर वो बैठेंगे। ठीक। ईरान के इस धमाके से जाहिर है दो इश्यूज हैं। एक तो ये है कि इस नंताज फैसिलिटी में 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस थे जो ऑपरेशनल थे, और 5% तक नंताज के अंदर उन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट कर ली थी। ठीक। सो मटेरियल उनके पास मौजूद था, लेकिन दूसरी इशू ये है कि वहां से क्या मटेरियल रेडिएशन हुई है, क्या हुआ है, अभी तक हमें कुछ नहीं पता। आइए ये खामोश है। सो इसकी जो लाइबिलिटी बनती है, जो उसकी इकोनॉमिक्स के इशू के साथ साथ एनवायरमेंटल इशूज हैं जो पाकिस्तान पे भी इफेक्ट होंगे, अफगानिस्तान पे भी होंगे, सऊदी अरेबिया पे, यूएई पे, ओमान पे, ये अभी तक वाजे नहीं हुए। ये पहली दफा है फुकुशिमा के बाद कि जहां एक सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर एक मिलिट्री अटैक हुआ है और उसके बाद ही रेडिएशन आ रही है। फुकुशिमा के अंदर तो एक सिविलियन फैसिलिटी थी जो एक नेचुरल डिजास्टर से इफेक्ट किया था, और चर्नोबिल में भी, लेकिन यहाँ पहली दफा मिलिटरीली इसको स्ट्राइक किया गया है। तो ये एक छोटी डेवलपमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक टैबू था कि जी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे नहीं अटैक किया जाएगा, वो आज जो है इसराइल ने खत्म कर दिया है। और अब इसका जो रद्द-ए-अमल है वो क्या होगा, क्या ईरान के पास कैपेबिलिटी है? ये जो 2 साइंटिस्ट मारे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ईरान की जो फ्यूचर कैपेसिटी है उसको कम 5 से 6 साल या 10 साल पीछे फेंक दिया है। अब इसकी जो प्राइस है उसको अंदाजा इस बात से आप लगाएं कि ईरान ने इस फैसिलिटी को बचाने के लिए सैंक्शंस बर्दाश्त की, वो स्विफ्ट से निकले, वो मतलब ग्लोबल सैंक्शंस के अंदर रहे हैं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, साल 20 साल से वो अंडर ग्लोबल सैंक्शंस हैं। और इस फैसिलिटी को इजराइल ने रातों रात आके मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये एक ठीक। छोटी चीज नहीं है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब आपने जो एक स्केच खींचा, आपके मुताबिक ये था कि ईरान वाले मामले में भी अमेरिका उसी तरह ही
और इसराइल का मामला जैसे इंडिया पाकिस्तान, ये आपने एक अच्छी एक पैरेलल ड्रॉ किया सारा। तो आप समझती थी कि प्लान पाकिस्तान के लिए भी था, अगर पाकिस्तान कैपेसिटी को भी अंडरमाइन करके इंडिया के जरिए जो जारियत करवाई गई, तो उसके पीछे कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का डिजाइन था आपके नजदीक? इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, अगर आपको देखें पिछले जो कोऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे कितनी बातें आपने सुनी है इंटरनेशनल मीडिया में, जहां उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के एटमी हथियार महफूज नहीं, जहां उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के एटमी हथियार 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, तालिबान टीटीपी का। फिर इसके बाद आपने मुख्तलिफ औकात में आपकी हर फैसिलिटी पे तो उन्होंने अटैक किया है, सरगोदा में किया, आपकी मतलब हर फैसिलिटी में जहां वो समझते थे कि आपके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है उधर अटैक किया। फिर उसके बाद इस जंग के अंदर भी जब हिंदुस्तान की चीजें अटैक हुई तो उन्होंने क्या कहा कि जी हमने जो अटैक किए हैं यहाँ खानिया के अंदर, मतलब यहाँ जो है उसके अंदर भी और बाकी जगहों के ऊपर भी उन्होंने कहा जी कि यहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन आ रही है, यानी कि किसी तरह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को आप एक्सेस दे दें। जो चीज हमने सीखी है ईरान से और जो चीज हमने सीखी है इराक के न्यूक्लियर स्ट्राइक्स के ऊपर, वो ये है कि जब आप इंटरनेशनल एजेंसीज को इजाजत दे देते हैं कि वो अंदर आए, या आपकी लैंड फोर्सेस नहीं है, या आपकी एयरफोर्स नहीं है, या कन्वेंशनल फोर्सेस में आपकी कोई भी वीकनेस है, तो वो उस वीकनेस को एलिमिनेट करते हैं थ्रू इंटरनेशनल इंटरवेंशन फर्स्ट। यानी पहले आपसे कहते हैं कि आप इंटरनेशनल माहिदों में आए, फिर आपसे कहते हैं कि अगर आप गुड बिहेवियर पे जाएंगे तो हम आपके साथ ताउन करेंगे। इन्होंने ईरान के साथ क्या किया, जेसीपीओ के साथ ईरान के साथ बातें करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम आपकी सैंक्शंस उतारते हैं। उन्होंने कहा जी आप क्या कहते हैं बरतानिया को और फ्रांस को जो है ऑयल के अंदर हिस्सादारी दें, हम आपकी गोल्ड की सैंक्शंस, आपकी ऑयल की सैंक्शंस उतारते हैं, और उसके बाद फिर आपकी जो एटमी जो सैंक्शंस है उनको भी उतारेंगे। लेकिन जैसे ही ये सूरत हाल पैदा हुई, अमेरिका ने पिछली दफा ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे उन पर यकतरफा जो है सैंक्शंस लगाए, और उसके बाद क्या हुआ, ठीक, उसके बाद हुआ ये कि आपके पास एक ऐसी सूरत हाल बनी जहां उन्होंने आपको इंटरनली वीक किया, इंटरनली इंफॉर्मेशन एक्सेस ली, और उसके बाद मिलिटरीली आपको न्यूट्रलाइज किया। दिस इज व्हाट दे डिड इन इराक, दिस इज व्हाट दे हैव डन इन